गुल प्लाजा का सानहा बहुत ज्यादा हाईलाइट पे, कोई किसी पे ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम दे रहा है, कोई पिछले इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा। हफीज सेंटर ले लें, एलडीए प्लाजा ले लें, रावलपिंडी का प्लाजा था उसकी बात करें, वहाँ पे आग लगी, फायर फाइटर्स की भी डेथ हुई, हमारे रेस्क्यू के लोगों की पहली शहादतें उधर हुई, सिविलियंस की डेथ्स हुई, पूरा प्लाजा गिर गया, मलबे का ढेर बन गया। जो डिज़ाइन बना हुआ था उसके अंदर जो फायर एग्जिट्स थे, सिर्फ स्पेस को बचाने के लिए एग्जिट के अंदर दुकानें बना ली गई। ये समझते हैं कि जी फायर फाइटर्स कुछ नहीं करते, करीबी बच्चे, स्टूडेंट्स, दोस्तों की जाने गई हैं, हमने उनकी लाशें उठाई। अभी जो गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट, उसमें लोग कह रहे हैं आग थमने का वेट कर रहे थे। जब आग एक लिमिट क्रॉस कर लेती और वो फैल जाती, उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है। हम ये सोचेंगे कि जी आग लगने के बाद क्या होगा, हम ये क्यों नहीं सोचते कि आग लगने से पहले क्या हुआ। एग्जिट्स बंद तो नहीं है, एग्जिट लॉक नहीं है। मैं कुछ प्लाजे ऐसे जानता हूँ जो बहुत बड़े बड़े प्लाजाज हैं, लाहौर की बात कर, यहाँ पे टिकिंग टाइम बॉम्ब्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ नुमान नूर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि गुल प्लाजा में आग लगने की मेन वजह क्या है, ऐसे इंसिडेंट से कैसे बचा जाए और ऐसे वक्त में लोगों को किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आजकल गुल प्लाजा का सानहा बहुत ज्यादा हाईलाइट पे है, ठीक है। जी, कोई किसी पे ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम दे रहा है, ठीक है। इसके जी। अलावा पिछले भी काफी ज्यादा इवेंट्स हो चुके हुए, इंसिडेंट हो चुके हुए, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू चूज दिस फील्ड। जी एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ और 2005 में जब ये रेस्क्यू 1122 की बुनियाद रखी गई तो उस टाइम पे परवेज़ इलाही साहब का दौर था और उस वक्त इन्होंने कहा कि हमें अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे पुरानी फायर सर्विसेज काबिल नहीं थी या उसमें वो प्रॉब्लम्स थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक नई सर्विस बनाई जाए। इससे पहले एक एम्बुलेंस सर्विस थी, फिर मैं इसको ज्वाइन किया, मर्चेंट नेवी छोड़ी और 2005 से मैंने रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन किया एज ए पायनियर हेड ऑफ फायर एंड रेस्क्यू विंग। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहला मरला था कि इनकी ट्रेनिंग, तो इसका कोर्स डिज़ाइन किया, इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर रहा और फायर फाइटिंग की जो भी ट्रेनिंग है उसका मैं हेड रहा। पहले स्टाफ हायर किए गए, लोगों के पास ट्रेनिंग्स नहीं थी, उनको ट्रेनिंग दी गई, वो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह और लड़कों की ट्रेनिंग वगैरह हमने स्टार्ट कर दी और उसके बाद से ये सर्विस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हुई, स्टाफ आए, इक्विपमेंट हायर हुआ, ट्रक्स बनाए मॉडर्न स्टाइल में, फायर सर्विस 1122 की आपको पता है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सर्विस में इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हुई और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने। बेसिकली मकसद यही था कि पाकिस्तान में रहते हुए जब हम बाहर यूरोप वगैरह में इधर उधर फिरते थे तो इंटरनेशनल लेवल की फायर सर्विस 911 इमरजेंसी नंबर्स और वो सिस्टम था, और यहाँ पे तो ये हाल था कि कोई आग लगती थी तो लोग जल के मर रहे होते थे, नोबडी वाज देयर टू प्रोटेक्ट देम। सड़कों पे लोग गिरते थे, लोग उनकी मदद करने से घबराते थे, तो इतना बड़ा एक टर्नओवर था। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी और उसके लिए वर्किंग शुरू की और ये जो कुछ है आपके सामने 1122 का फिर फायर सर्विस आपके सामने क्या परफॉर्मेंस है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो मैंने किया। ठीक है, तो सर कभी आपको इस फील्ड में कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़े? जी चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे, सिर्फ एक नहीं। जिस जगह पे एक सिस्टम मौजूद हो उसको इम्प्रूव करना तो आसान है जी, लेकिन एक चीज़ को ग्राउंड अप फ्रॉम ज़ीरो से बिल्ड करना जहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा थे। गवर्नमेंट लेवल पे भी अवेयरनेस नहीं थी, आवाम के लेवल पे भी अवेयरनेस नहीं थी और बेसिकली जो जो कोई ज़्यादातर कोड्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कोई रेगुलेशंस नहीं थी, अगर थी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। तो सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि रेगुलेशंस ना होने के बाद जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन थी वही प्रॉब्लम्स थी और आज तक इतनी इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी वी आर स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग। एग्जैक्टली कि रेगुलेशंस हैं, इस वक्त बिल्डिंग कोड 2016 वाला हो चुका हुआ है, गवर्नमेंट ने पब्लिश्ड है, प्रिंटेड है, इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन बात यह है कि जब तक उसको प्रॉपर तरीके से
नए रूल्स बनाते जाएंगे और उनको अब जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स आर नॉट इजी और इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। ऐसा ही है सर। अभी हम लोग गुल प्लाजा जो इतना ज़्यादा हाईलाइट में चल रहा है, सब लोग जी। उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पिछले इवेंट्स की, पिछले इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा। अब आप हफीज़ सेंटर ले लें, आप एलडीए प्लाजा ले लें, आप एक रावलपिंडी का प्लाजा था उसकी बात करें, और शाह आलम का प्लाजा, इन सब के भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक जी, है, जी। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉमन मेन रीजंस यही थी जो गुल प्लाजा की रीज़न बनी है। तो आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग कि किस चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है इन सब सिस्टम में? ये जी, आपने जिन इंसिडेंट्स के नाम लिए हैं इन सब इंसिडेंट्स पे मैं खुद मौजूद था, एज सीनियर था, इंसिडेंट कमांडर भी रहा हूँ। अब मामला सिर्फ अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें बात तो इससे मसले का हल नहीं होगा। अब जिस तरह आपने पिंडी का एक मशहूर इंसिडेंट है, क्योंकि हम बेसिकली बीइंग इन पंजाब हमें पहले अपना होम सही करना चाहिए ना। तो घक्कड़ प्लाजा इंसिडेंट, आई वाज देयर, वहाँ पे आग लगी, फायर फाइटर्स की भी डेथ हुई, हमारे रेस्क्यू के लोगों की पहली शहादतें उधर हुई, सिविलियंस की डेथ्स हुई, वो पूरा प्लाजा गिर गया, मलबे का ढेर बन गया। सिमिलर इंसिडेंट, और ये आज की बात नहीं है, ये 20 साल पुरानी बात है। अब इन सब बातों में जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, फाइंड आउट किया क्या हालात थे, बाकी आग जी नॉर्मली जी हम कह देते हैं हर चीज़ को अपनी जान छुड़ाने के लिए ईजी हो जाता है जी, शॉर्ट सर्किट हुआ और ये आग लग गई और ये हो गया अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन जो हमने अपने काम करने थे वो नहीं किए भाई। अब घक्कड़ प्लाजा का इंसिडेंट में प्रॉब्लम क्या हुई, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया उसका प्लाजा अप्रूव्ड ही नहीं था। अब आप सोचें रावलपिंडी कैपिटल के इतने करीब, उसके बाद जो डिज़ाइन बना हुआ था उसके अंदर जो फायर एग्जिट्स थे, फायर एग्जिट्स के अंदर सिर्फ स्पेस को बचाने के लिए फायर एग्जिट्स की 15 से 20 फुट की वो जो एरिया था जहाँ से लोगों ने निकलना होता है, मल्टी स्टोरी प्लाजा था, और उसके अंदर से वो एग्जिट के अंदर दुकानें बना ली गई हुई थी। तो एग्जिट्स तो बंद थे, वहाँ पे दुकानें थी। अब उस वक्त जब लोग फायर की सूरत में ट्रैप हो जाते हैं तो क्या आपके लिए तो वो एक ओवन है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, स्मोक फैल जाए आपको नज़र कुछ नहीं आता, तो फिर लोगों ने मरना है। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद फायर फाइटर्स की भी एंट्री एग्जिट के इश्यूज होते हैं। हम ये समझते हैं कि जी फायर फाइटर्स कुछ नहीं करते, मेरे इतने करीबी बच्चे, स्टूडेंट्स, दोस्तों की जाने गई हैं इधर, हमने उनकी लाशें उठाई हैं, क्यों? अंदर जो जा रहा है वो भी किसी माँ का बच्चा है, बिल्कुल, और किसी की नेग्लिजेंस की वजह से ना उसको एक्सेस है अंदर जाने की ना बाहर आने की। फिर ये कहते हैं जी बाहर से पानी फेंक रहे हैं, अंदर तो ऑलरेडी एक ओवन है हर तरफ से बंद। लेकिन सर डोंट यू थिंक कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अभी जो गुल प्लाजा वाला रीसेंट इवेंट हमारे सामने आया इंसिडेंट, ठीक है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि जो फायर फाइटर्स थे वो सिर्फ पानी मतलब ऐसे करके तो आग थमने का वेट कर रहे थे, जबकि उनको अंदर जाके कोई ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए थे जिसकी वजह से लोग बच सकते, लोगों को बाहर निकाला जाता, ठीक है। और पानी ऐसे वो लोग डाल रहे थे कि इतना गर्म पानी था, जो लोग अंदर जा रहे थे अगर उन पर वो पानी गिरता था तो पानी की इतनी तपिश थी कि उनको निशान पड़े हुए बॉडीज पे। तो डोंट यू थिंक कि उसके लिए कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स होने चाहिए? 100% ये बहुत अच्छी आपने बात की है। एक्चुअली इक्विपमेंट ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहला जो कमर्शियल बिल्डिंग्स में और प्लाजास के अंदर जो इशू आता है वो है कि सबसे पहले लोगों की इवैक्यूएशन होनी चाहिए कि लोग वहाँ से सेफली निकल जाएं। सबसे पहले आप प्राइम जो एज ए फायर रेस्क्यू जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो सबसे पहले होती है कि सेव लाइफ, उसके बाद प्रॉपर्टी आती है। हम जब भी होते हैं, हमारी एक पॉलिसी है, एक कॉम की नेचर बन चुकी है कि हम रिएक्टिव रहे हैं कि जब कोई इंसिडेंट होता है हम कुछ बात कर लेते हैं, उसके कुछ अर्से के बाद वो चलती हैं, न्यूज़ पे आती हैं, सारा कुछ होता है। उस वक्त भी होता था, हमारे भी इंटरव्यू होते थे, वो कुछ अर्सा चलते थे, देन दे इवेंचुअली डाइड डाउन। और वो जैसे थी रूटीन, जब तक हॉट टॉपिक होते हैं तब तक लोग उसकी फिक्र करते हैं, फिर बाद में उस पे कुछ अर्से तक ये चलता है, हाँ जी, और फिर वो रूटीन के अंदर आ जाता है। अब इस इंसिडेंट को भी अगर आप देखें कि अगर वो इक्विपमेंट जिसमें फायर अलार्म सिस्टम्स हैं, हाइड्रेंट सिस्टम्स हैं, आपके स्पेशलाइज्ड आपके और भी डिवाइसेस हैं, एक्सटिंग्विशर्स हैं, और इन सब इक्विपमेंट के लिए सिर्फ इक्विपमेंट लगा देना काफ़ी नहीं है, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जो वहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के स्टाफ तैनात हों। ये है प्रिएंटिव चीज़ें। अगर किसी डस्टबिन में आग है
या किसी गार्बेज बिन में आग है, या किसी एक डेस्क पे आग लगी है, अगर आप उसको 5 से 7 मिनट के अंदर कंट्रोल नहीं करते तो फिर उसके बाद तो जी आप जितनी मर्जी फायर की आप करते रहें, आपके पास 5 से 7 मिनट हैं। उसके बाद आपकी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, LDA प्लाजा की फायर हुई थी। अब पानी की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कमी, वहाँ पे तो हेलीकॉप्टर्स ने भी पानी डाला है लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। बात वही है कि जब आग एक लिमिट क्रॉस कर लेती है और वो फैल जाती है, उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है, और जिन लोगों ने अंदर जाना है वो भी इंसान है। और उस जलते हुए ओवन में आप ये देखें ना, एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, उसको आग लगी हुई है अंदर, और आप उसके ऊपर जितना मर्जी पानी फेंकेंगे उसकी कूलिंग इफेक्ट तो ज़रूर आएगा, लेकिन वो इवेंचुअली उस तरह का वो परफॉर्म नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप उसको इनिशियली कंट्रोल करें। तो मेरा फोकस ये है, और ख़ास तौर पे इस पॉडकास्ट में आके लोगों को अवेयरनेस देने का पर्पस भी यही है कि हमें प्रीएम्प्टिवली सोचना है। बिल्कुल अगर हम ये सोचेंगे कि जी आग लगने के बाद क्या होगा, हम ये क्यों नहीं सोचते कि आग लगने से पहले क्या हुआ। एग्जिट्स बंद तो नहीं है, एग्जिट लॉक नहीं है। लाहौर, आप एक गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं, लाहौर में इतने बिल्डिंग्स और प्लाजाज हैं जो उससे सिमिलर कंडीशंस में हैं। सम जी एग्जिट पॉइंट्स नहीं दिए गए, एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, इवैक्यूएशन के तरीकाकार नहीं है, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं लगे हुए, और प्लाजे चल रहे हैं। हज़ारों का लोड है उनके ऊपर लोगों का, ये जो ह्यूमन का ऑक्यूपेंसी है, दुनिया में कहीं और नहीं होता। हम पता नहीं क्यों इस चीज़ को समझने के लिए कासर हैं कि इंसान की सेफ्टी की कोई वैल्यू नहीं है शायद। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके थ्रू ये आवाज़ फैले और लोग ये सोचें कि लोग प्रिवेंशन की तरफ आएँ, इंस्टेड के जी हम फायर फाइटिंग के ऊपर फोकस करें। फायर फाइटिंग इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, द मेन पार्ट अराउंड 80% इज द प्रिवेंशन थिंग। लेकिन सर, जो बार बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग फिर वो जिम्मेदार कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट या गवर्नमेंट? मैडम, इसमें किसी एक पार्टी को नहीं कहा जा सकता। गवर्नमेंट को पूरा ब्लेम करना भी ठीक नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बना दी हैं, बिल्कुल ऐसा इम्प्लीमेंटेशंस की भी कोशिश करते हैं, की भी है। हम जब रेस्क्यू में थे, बात यह कि मैंने दोनों साइड्स देखी। बीइंग ऑन द गवर्नमेंट साइड, मैंने ये सारा अपनी डिफ़िकल्टीज़ और हमारी लिमिटेशंस हैं कि जहाँ तक हम कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स आ जाते हैं आप पे। आपका जो मेन इशू है वो ये नहीं है। जो ज़्यादातर आपके जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत बन रही हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े कनेक्टेड लोग हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को बाईपास करना जानते हैं। इन चीज़ों को अगर हम समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, तो वो जो बना रहा है, जो बिल्डर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, ये सब भी उसी तरह ही अगर वो करते हैं नेग्लिजेंस, तो वो भी शामिल है। दूसरी चीज़, अभी आपने जिक्र किया कि जी हफीज़ सेंटर, जी अब आग इधर लगती है, पहले भी लगी है, दोबारा भी लगती है, कई मौकों पे 3-4 दफ़ा लग चुकी है। हल क्या निकला है? जी, कोई और हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्लाजा बिक चुका है, दुकानें ओन कर रहे हैं ओनर्स, और इसी तरह कई ऐसे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। हमने तो सबकी इंस्पेक्शंस की हैं, हमने इस पे सर्वेस किए, हमें तो पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो कहते हैं कि जी वहाँ पे आ जाती है यूनियन, कहीं पे इंडस्ट्रियलिस्ट की यूनियंस आ जाती हैं, कहीं पे प्लाजा ओनर्स की यूनियंस आ जाती हैं, और वो आके कहती हैं कि नहीं जी नहीं, अभी चलो मिट्टी पाओ, कुछ ना कुछ गुजारा करें, हम ये करते हैं, 2 एक्सटिंग्विशर रख देते हैं, आपका पूरा कर देते हैं। जिसे कहते हैं, इसको आम जुबान में कहते हैं, नग पूरे कर देंगे हम। ठीक है जी। अब कई जगह पे इक्विपमेंट लगे हैं, फंक्शनल नहीं है, और ये सबको पता है, ओनर्स को भी पता होता है कि इक्विपमेंट फंक्शनल नहीं है, सिर्फ दिखावे के हैं। सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगा हुआ है, डिज़ाइन सही नहीं है, एवैक्यूएशन के एरियाज सही नहीं है, मार्क नहीं है। अगर एक टाइम पे एक बिल्डिंग में धुआं भर जाए, तो लोगों को जब निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा और ऊपर धुआं हो, तो आप सोचें, और पैनिक की हालत में लेडीज़ हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, डिसेबल्ड लोग हो सकते हैं, तो व्हाट विल हैपन। तो बात ये है कि किसी एक को पिन पॉइंट करके तो बड़ा इजी हम कहते हैं कि जी फलाने का कसूर है, लेकिन ये है कि एज ए कॉम एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए फिर? सबसे वाइटल रोल और इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों का, आप अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं, जहाँ पे भी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। सर, लेकिन बताना इज़ समथिंग डिफरेंट, उस पर अमल करना इज़ डिफरेंट थिंग।
तो अमल करने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए बताने वाले की निस्बत। मुझे लगता है एक बंदा अगर बता रहा है और जी अगर जी 100 लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ ज़्यादा बेटर थिंग, डोंट यू थिंक? ये बहुत अच्छा है मैम। और मैं आई टोटली एग्री कि ऐसा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इसकी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडस्ट्री में बड़े अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे थे फायर सेफ्टी सिस्टम लगने चाहिए, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको पता है हमारी बैकबोन है जी एक्सपोर्ट की। जी। इन्होंने भी अरेंजमेंट्स इंडस्ट्री में नहीं थे। हम जाते थे, हाँ जी ये लगा दो जी, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। मेरी हम कंसल्टेंसी भी मैं करता हूँ और लोगों को जाके गाइड भी करते हैं, लेकिन सीरियस नहीं हो रहे थे। फिर एक रेगुलेशंस आई बाहर से, एक इदारा बना एकॉर्ड के नाम से। उन्होंने सारे क्लाइंट्स जो हैं इनके, ज़्यादातर मेजर क्लाइंट्स, यूरोपियन क्लाइंट्स, उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया और उन्होंने कहा कि जब तक आप एकॉर्ड कंप्लाइंस नहीं करेंगे, फायर सेफ्टी कंप्लाइंसेस, तब तक हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। ओके। व्हेन इट अफेक्टेड देयर बिजनेसेस, बेसिकली गवर्नमेंट देयर की, क्लाइंट्स। जी देयर क्लाइंट्स। ओके। तो अनटिल एंड अनलेस, देखें एक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ है। और इस वक्त बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एकॉर्ड की कंप्लाइंस के लिए वो ये सब चीज़ें लगा रहे हैं और यूएल लिस्टेड अमेरिकन यूरोपियन प्रोडक्ट्स लगवा रहे हैं, चाइनीज सामान नहीं लग रहा। तो बात यही है कि अगर उनको पता हो कि हमारा बिजनेस एट स्टेक है तो वो इस पे ज़रूर काम करेंगे। इस वक्त एक एग्जाम्पल मौजूद है कि तमाम इंडस्ट्री इस वक्त, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खास तौर पे जो पैरेलल एक्सपोर्टर्स हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त एकॉर्ड पे हैं और वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं। बाहर से कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, काम हो रहा है, ये हो रहा है जी, तमाम इक्विपमेंट आ रहा है, फायर डोर लग रहे हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स क्लियर हो रहे हैं, फायर अलार्म सिस्टम्स लग रहे हैं पूरे यूरोपियन NFPA स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो व्हेन क्लाइंटेज वाज अफेक्टेड इट हैपेंड। तो ऐसी कोई चीज़ लगाई जाए, इनको कोई ऐसे इंसेंटिव्स दिया जाए इंडस्ट्री को कि अगर आपके अरेंजमेंट्स पूरे हैं तो हम आपको फ्लान टैक्सेस में रिलैक्स दे सकते हैं। ठीक है। इट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। ऑलराइट। अगर आप लाइफ सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम आपको यहाँ पे रिबेट दे सकते हैं। देखें बोथ वेज, डंडा लेके हर जगह काम नहीं होता। समटाइम्स यू हैव टू गो इन बिटवीन, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इन लोगों के, पैसे वाले लोग हैं और वो कहीं ना कहीं से अपना बैकडोर वे आउट निकाल लेते हैं। तो आप उसको उनकी कहीं ना कहीं कि जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनकी सेफ्टी अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, जिनको हम इंस्पेक्ट करेंगे हमारे ऑडिट के मुताबिक अच्छे हैं। और एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट स्टेप लिया है, जो इन्होंने कहा है कि ऑडिट होंगे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के भी और प्राइवेट ओनर बिल्डिंग प्लाजास के। तो ये ज़रूर इसमें रिजल्ट्स निकलेंगे, लेकिन अगर इसके अंदर सिंसियर लोग रहे और टेक्निकल प्रोफेशनल रहे, इन्होंने प्रोफेशनल लोग लिए, तो इंशाल्लाह ये भी रिजल्ट्स देगा। लेकिन इसको हमेशा टाई किया जाए किसी ना किसी इंसेंटिव के साथ। सिर्फ डंडा नहीं कि जी आप देखें, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जब आप ये प्रिवेंशन के इक्विपमेंट लेते हैं, आप ट्रेनिंग्स कराते हैं, सरदर्दी भी है, मेहनत भी है, तो आप इंसेंटिव्स भी दें और साथ उनको कुछ अगर नहीं करते तो फिर उसकी कोई पनिशमेंट भी हो। ठीक है सर, आप मुझे अब ये बताइएगा कि जो प्लाज़ा के ऑनर्स होते हैं उनका कितना रोल होता है? उनको कंस्ट्रक्ट करते हुए अपनी बिल्डिंग्स वगैरह उसमें कुछ ख़ास चीज़ें लगवानी चाहिए, जैसे फायर अलार्म्स नहीं लगते और जो वाटर हाइड्रेंट है वो नहीं लगता, ये सिस्टम वगैरह निगलेक्ट कर देते हैं वो। तो उनके लिए उनको क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से हम लोग इस तरह की इंसिडेंट से बच सकते हैं? जी, हमारा बिल्डिंग कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इम्प्लीमेंटेड है पाकिस्तान का। उसके मुताबिक प्लाज़ों को कंपलसरी कर दिया जाए, ऑलरेडी है, बड़े प्लाजाज कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो, क्योंकि मार्केट साइड से जो मैंने चीज़ नोट की है कि वो ये है कि लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि सेफ्टी हमारी बहुत लोएस्ट प्रायोरिटी है, अल्लाह के सपुर्द बहुत चीज़ें हमने की नहीं है, इंसान ने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा हुआ, तो खुद अपने तौर पे भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। अब इतने, मैं कुछ प्लाजे ऐसे जानता हूँ जो बहुत बड़े बड़े प्लाजाज हैं, रेनाउंड हैं, बड़े पॉश एरियाज़ में। लाहौर की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट कराची, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, लाहौर। यहाँ पे टिकिंग टाइम बॉम्ब्स मौजूद हैं, लोग उनको जानते हैं, ओनर्स नो अबाउट द सिस्टम्स, दे शुड डू इट, लेकिन वो नहीं करते। और अगर करते भी हैं तो हाफ हार्टेडली करते हैं। उसमें ये करते हैं कि वो, फॉर एग्जांपल, अगर इक्विपमेंट जो NFPA अप्रूव्ड इक्विपमेंट है, UL लिस्टेड, वो इक्विपमेंट महंगे हैं, चलो यार चाइनीज़ ला लो। अब ज़्यादातर जितने भी मैंने केसेस हम जहाँ पे करते हैं, तो हम तो फायर रेजिस्टेंट केबल यूज़ करते हैं। अगर फायर रेजिस्टेंट केबल ही नहीं है जो आपके फायर अलार्म सिस्टम को दे रही है, फॉर एग्जांपल आपका अलार्म इधर है
जहाँ पे आग लग रही है और रास्ते में केबल आ रही है और अलार्म अभी आगे है, रास्ते में केबल है, वहीं पे फायर आई है और वो उसने नॉर्मल केबल लगी हुई है, बिजली वाली नॉर्मल केबल के साथ आप अगर अलार्म कनेक्ट कर रहे हैं और ऐसे प्लाजास हैं जहाँ पे ये हो रहा है, तो उन प्लाजास को वो रास्ते से जब कट गया तो अलार्म तक तो पहुँचेगा ही नहीं, इट विल मतलब वो अलार्म बजेगा ही नहीं। और उसका एक डबल नुकसान है, जब आप ऐसा सब स्टैंडर्ड वायरिंग सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लगाते हैं तो आपका जो ओनर्स हैं या जो प्लाजा के अंदर लोग मौजूद हैं, कमर्शियल फॉर एग्जांपल वो एक शॉपिंग सेंटर है बहुत बड़ा, बहुत सारे औरतें बच्चे ऐसे लोग वहाँ मौजूद होते हैं, उन सब को देखने में इक्विपमेंट लगे, उनको तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो उनको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। इट इज़ नॉट, दे आर नॉट सिक्योर बट दे थिंक दे आर सिक्योर। ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। एक जगह पे कोई चीज़ है ही नहीं, उनको पता है कि इधर सेफ्टी नहीं है, यू हैव टू कीप योर आई ओपन, लेकिन जहाँ पे चीज़ें लगी हैं और वो फंक्शनल नहीं है, वो उसी धोखे में है कि यस वी आर प्रोटेक्टेड बट दे आर नॉट। ये समझ लें ऐसी गन है जिसके अंदर बुलेट नहीं। ये भी तो ड्रॉबैक पॉइंट है ना कि चीजें मौजूद भी हैं बट वो चलती नहीं है ठीक से, ये भी एक ड्रॉबैक है। और इसमें ओनर्स को इसमें सीरियसली सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे सेफ्टी ऑफ लाइफ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे ये बताइएगा प्रिकॉशंस क्या आनी चाहिए जब आग लगती है, तो आग से बचने के लिए एक आम आदमी क्या करे, और जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपकी आंखों से पानी निकल रहा होता है, सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? देखें दो तरीके हैं, एक तो वो जगह है जहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है जी। एक सिंपल सा एक्सटिंग्विशर है, उसको कहते हैं डीसीपी, ठीक है, वो एक मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर। ओके। वो मेरे ख्याल से तकरीबन हर घर में, हर एक शॉप में, हर एक बिजनेस में आप वो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 4-5 हज़ार रुपये का बेशक लोकल ले लें घर के लिए, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बिल्डिंग्स, ओके, लेकिन एटलीस्ट वो रखें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए CO2 के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। गाड़ी के अंदर आप एक छोटा एक्सटिंग्विशर लेकर रख लें, आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये कॉस्ट करेगा, 5 हज़ार का कॉस्ट कर लेगा, और आपकी गाड़ी में भी आपकी फैमिली ट्रैवल करती है, अक्सर जगह पे आग लग जाती है, तो ये लोगों को अपने प्रिकॉशंस करने चाहिए। एक आधा एक्सटिंग्विशर मैंने बता दिया DCP टाइप के, ठीक है, ब्रांथर रोड से हर जगह से मार्केट से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है। आप अपने घरों को उससे प्रोटेक्ट करें, 1-2 रखें। कुछ अर्सा पहले DHA में ये काम शुरू हुआ था, हमने उसमें वाई ब्लॉक और ये जितने भी फेज़ 3 था, इसकी ज़्यादातर जो अलार्म सिस्टम्स और ये सिस्टम्स हैं, ये हमने उसमें अलार्म सिस्टम्स वगैरह लगाए थे हमारे, ठीक है। तो उस वक्त वो चीज़ें आज तक वहाँ पे चल रही हैं, और उसके बाद DHA ने उसको घरों तक एक्सपेंड कर दिया। मतलब DHA अथॉरिटीज़ ने जब देखा कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और उस लेवल पे, इनिशियल लेवल पे भी मैं शामिल था, उसकी डिज़ाइनिंग लेवल पे कि ये कैसे DHA में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लाहौर में, तो उसके बाद फाइनली उन्होंने अब वो घरों में भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। लेकिन आई थिंक इट्स लिटिल बिट ओवरडन, उन्होंने एक्सटिंग्विशर ज़्यादा किए हैं। एक दो एक्सटिंग्विशर एटलीस्ट हर घर में होने चाहिए, एक CO2 का और एक DCP का, जैसे ही आग लगे, और अपने घर के बच्चों को आप ट्रेनिंग दें हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। दूसरा आता है मैटर कि अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इन केस अगर वहाँ पे नहीं है इस तरह की चीज़ कुछ, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए कि जो स्मोक होता है ना, इज़ लाइटर देन एयर, वो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको स्मोक है, कोई एरिया क्रॉस करना है, तो हमेशा यही है कि आपने नीचे से लेट के क्रॉल करके ही आपने करना है। और इस तरह की कुछ छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देखा जा सकता है। हमारे रेस्क्यू 112 की तरफ से भी कुछ वीडियोस थी, वो भी अवेलेबल हैं। बाकी कम्युनिटी ट्रेनिंग लेवल के ऊपर जो इदारे हैं छोटे, वो उनके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से कम्युनिटी ट्रेनिंग के अंदर ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं, ऑफिस में, सब जगह पे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं सबको, ये क्योंकि देखें सेफ्टी इज़ एवरीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम फिंगर पॉइंट कर दें जी इसने करना था, इसने नहीं किया। हमने क्या किया? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमने अपने तौर पे सोचना है कि हम टुडे इस बात को समझ के, अगर एक आदमी को भी इस पॉडकास्ट से बात समझ आती है कि जी गुल प्लाजा पे उंगली उठा दें, आप इधर उठा दें, इतने इंसिडेंट्स मैंने ज़िंदगी में गुजारे हैं, वक्ती तौर पे बात उठती है और फिर आई गई हो जाती है।
एक आदमी भी अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू अवेयर हो जाता है और वो अपनी लाइफ के अंदर बेसिक सेफ्टी अपने बच्चों के लिए करना शुरू करे, तो वो फिर एक यूनिट बन जाता है और वो आपस में इंटीग्रेट होकर नेटवर्क्स बनते हैं। एंड देन जब एक अवेयरनेस पैदा होती है, यूरोप वगैरह हमसे क्यों आगे, उनके अंदर ये अवेयरनेस है, बिल्कुल ऐसा ही इम्प्लीमेंटेशन भी है, लेकिन उसमें लोग आगे से रेजिस्ट नहीं करते। हमारे इधर तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, कि यार मैं अगर ये जो मैं 10 लाख रुपए इधर लगाऊंगा, इस 10 लाख से मैं कितने लाख और बना सकता हूँ। ये मेंटालिटी जो है, जिससे हम सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने बिजनेस और फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सामने ले आते हैं, इससे ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। सर, इस सब मामले पे तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, लेकिन जब गुल प्लाजा की बात की जाए तो उसमें 1122 रेस्क्यू जो थी वो टीम फ़ौरन क्यों नहीं पहुंची? 3 दिन बाद क्यों डेड बॉडीज़ निकाली गई? तो उसमें आपको क्या लगता है कि फ़ौरन पहुंचना चाहिए था या किस चीज़ को निगलेक्ट किया गया, किस चीज़ को इग्नोर किया गया, फ़ौरन क्यों नहीं पहुंचा गया? मैम देखें, पहुंचने के लिए मैंने आपसे जिस तरह पहले बताया कि जब एक बार फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो इट्स नॉट इजी। एग्जांपल मैंने दिया आपको कि वो हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाई एलडीए प्लाजा में। इस तरह का सिमिलर केस जो मैंने खुद अटेंड किया है वो गकर प्लाजा का था। इसी तरह वो लोग प्लाजा गिर गया। अब आप ये सोचें कि मोर देन 800-900 डिग्रीज का जब टेम्परेचर है और वो एक ओवन की सिचुएशन है, उसमें हर किस्म का मटेरियल है, जल रहा है और उसमें गैसेस बन चुकी हैं, और उसके अंदर एक आम आदमी विदाउट, उसे कहते हैं हम सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, जो कि पहना जाता है और उसके अंदर एयर होती है, वो लगा के वो फायर फाइटर्स उसमें जाते हैं अपनी लाइफ को बहुत सीरियस थ्रेट डालने की। अब वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और उसकी रीफिलिंग होती है एयर की, और उसके साथ वो जाके आपने वो उस टेम्परेचर के अंदर स्पेशल क्लोथिंग के साथ आप जाके उसमें से करते हैं, लोगों को निकालते हैं, अनटिल अनलेस लोगों को पता हो कि यहाँ पे लोग अलाइव हैं। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट कमांडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती सर, है। लेकिन जब तक अंदर नहीं जाएंगे कैसे पता चलेगा कि लोग अलाइव हैं या किस हालत में है? क्योंकि 3 दिन बाद बॉडीज निकाली जा रही है ना। चाहते वो लोग तो फौरन भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद ही जाना क्यों मुनासिब समझा? क्योंकि वो आग थमने का इंतजार कर रहे थे फिर। मैम जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना फायर, और मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट नो उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे किया है, लेकिन क्योंकि मैं भी मेजर कुछ फायर्स में इंसिडेंट कमांडर रहा हूँ, तो सेफ्टी ऑफ लाइफ स्पेशली योर ट्रेंड पर्सनस, जो आपके ट्रेंड पर्सनस हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन भी एक कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जंग की तरह का एक मैटर है, यू फाइट फायर, इसीलिए इसको फायर फाइटिंग कहते हैं। तो आप वहाँ पे जब आपको अंदाज़ा हो चुका है कि एक दिन गुजर 8-10 दिन हो गए हैं कि उसको फायर को क्लोज करने में, यहाँ तक कि वो प्लाजा गिर गया है। प्लाजा इज नॉट, मतलब ईजी नहीं गिरता। अगर उसकी फायर के टेम्परेचर इतनी देर तक हुआ है तो चांसेस लिविंग लोगों के बहुत कम रह जाते हैं, मिनिस्क्यूल चांसेस होते हैं। ओके। अनटिल अनलेस कुछ ऐसी पॉकेट्स बची हों जो जहाँ पे आपको फील हो कि वो रीइंफोर्स थे, या वो कोई ऐसे एरियाज हैं अंदर मौजूद जहाँ पे आग ने उस तरह डैमेज नहीं किया, वहाँ पे तो ये खैर हो सकता है। लेकिन ये इंसिडेंट कमांडर का डिसीजन होता है कि वो कितनी देर तक करता है और वो कहाँ पे समझता है कि अपने स्टाफ को मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ उसके अंदर, और प्लस आपकी इक्विपमेंट की और आपकी चीज़ों की लिमिटेशन होती है। आई डोंट एग्जैक्टली वांट टू कमेंट कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, इट इज़ बेटर कि वो इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालें। लेकिन बीइंग सेम पोजीशन ऑफिसर who had extended experience in these things, it's a very difficult situation. ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आग मौजूद अंदर इस हद तक होगी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि वो उसकी लाइफ को, जो फायर फाइटर्स हैं उनकी लाइफ पे थ्रेट होगा, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ऐसे डिसीजन लिया। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अच्छा, अब आप बार बार जोर दे रहे थे कि सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है प्लाजाज में, सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि किसको ये अरेंजमेंट्स करने चाहिए? आपका क्या रोल है इसमें? देखें जी, अगर फ्यूचर के लिए आप पूछती हैं तो फिर उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, एक बार गवर्नमेंट को पक्का स्टेप लेना पड़ेगा, हार्ड स्टेप, इंसेंटिव्स वगैरह वो जिस तरह मैंने पहले कहा वो ज़रूर करें, लेकिन एक बार एक प्रॉपर ऑडिट करें और इदारों को, एक्सपर्ट्स को लेके इसके ऊपर एक पॉलिसी फॉर्म फ्रेम करनी चाहिए, और वो ऐसी पॉलिसी हो जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, यहाँ पे रेस्क्यू 1122 इदारा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम इम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं,
चीज़ों को, लेकिन जो जो इसकी फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट और ये इसकी इंस्पेक्शंस और वो जो चीज़ें हैं वो सिविल डिफेंस के पास हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट इदारे हैं, उनकी अगर कोऑर्डिनेशन में इशू आ जाएगा तो तब भी ये मसाइल आ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों के ख़ास तौर पे जिस तरह सिविल डिफेंस एंड 1122 की जो कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि जो इदारा इंस्पेक्ट करे उसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो बिल्डिंग को सील कर सके। ठीक है। आई थिंक 1122 के पास अभी तक वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसी पावर्स उनको दिए जाएं। अगर दे थिंक इट्स वाकई ये सीरियस है तो मैजिस्ट्रियल पावर्स देने में भी कोई हर्ज नहीं है किसी सीनियर लोगों को कि वो ऐसी बातों पे डिसीजंस लें और ऑन द स्पॉट डिसीजंस करें। कुछ लोगों को एग्जांपल बना देंगे, क्योंकि देखें सब लोग ऐसे नहीं है, भेड़ चाल है। ठीक है। तो अगर ये ऐसा कर लेते हैं और अगर इनको लेकिन ये है कि एक विल गवर्नमेंट लेवल पे हो। ऑब्वियसली प्रोवाइड तो सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनका भी कोई कसूर ना हो और वो भी अपने एंड से पूरी कोशिश करें कि वो अपना काम पूरा कर सके। सर, दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि जो गुल प्लाजा है वो तो सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बट सिंध गवर्नमेंट जो है वो पंजाब पे ब्लेम कर रही है, तो उसके पीछे की क्या वजह है? मैम, पॉलिटिकल मैटर्स हैं। पंजाब का तो इसमें इसमें रोल बनता भी नहीं है। exactly. कोई इसमें ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक ज़रूर है कि 1122 ने कराची का जो 1122 है उसको ट्रेन किया है हम लोगों ने। उससे पहले क्या सिस्टम था उधर। दूसरा, उनके पास अच्छा भला इक्विपमेंट है और उनकी अपनी फायर सर्विस बड़ी इफेक्टिव है और फुल अप एंड रनिंग है। तो बात वही है कि अगर वो इधर ब्लेम करेंगे तो मेरे ख्याल से तो फिर वहाँ पे तो आपको पता है पॉलिटिकल फैक्टर्स और भी हैं जिनकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। अपेरेंटली पंजाब में अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, मैंने दोनों जगह देखी हैं बहुत डिटेल में, पंजाब में फिर भी ये अरेंजमेंट्स बेहतर हैं। ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि सिंध साइड पे कुछ भी हो जाए तो वो वैसे ही पंजाब को ब्लेम कर देते हैं। डोंट यू थिंक कि अभी जो आपने जैसे बात की थी कि हमें अपने घर से ये सारा स्टेप लेना चाहिए, तो उनको भी खुद को ठीक करना चाहिए, देन बाहर जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने देखा ना, देखें आपके सामने मैं सारा बात उन पे कर सकता हूँ जी, मैं बड़ी डिटेल में बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन बात यही है कि ब्लेम गेम से मसला हल नहीं होगा। Exactly. मैंने कहा कि हम अपने घर को एड्रेस करेंगे जी, और यही मेरी एडवाइस इन गवर्नमेंट के जो आप जो सुन रहे हैं, आप अपने घर को एड्रेस करें और एक टाइम आएगा कि वी कैन कंपेयर। अभी तो वो पोजीशन ही नहीं है ना, दोनों तरफ ही हालात बहुत ख़राब हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा टाइम आए कि कोई मौका आए कि सिंध के हम आपसे बेहतर हैं, पंजाब के हम आपसे बेहतर। सर, आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? दोस्तों को, सब जो लोग सुन रहे हैं, मेरा 2-3 बातें हैं इसमें जी। हमें सबसे पहले तो कुछ बातें तो ऑलरेडी आ गई हैं, वो लोगों की समझ में आ रही होंगी, लेकिन हर आदमी अपना इसमें हिस्सा डाले और ख़ास तौर पे जितना बड़ा आपका ओहदा है, जितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आपके पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक प्लाजा ओनर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं। यूरोप के लोगों ने अभी कोर्ट के सिलसिले में क्या किया, उनको तो अफेक्ट नहीं होता इधर की आग से जी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ऐसे मुल्क से आग नहीं लेनी, ऐसे मुल्क से हमने प्रोडक्ट्स नहीं लेनी जहाँ पे फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट्स नहीं है, लोग जल के मर जाते हैं। बांग्लादेश के केस की वजह से, जो बांग्लादेश में आग लगी थी, उस वजह से एक ऑर्डर फॉर्म हुई थी। बल्दिया टाउन कराची में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, डंडे से करवाए तो क्या करवाई। हमें इस चीज़ को सब ने अपनी अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो इंशाल्लाह एकदम तो नहीं होगा, चेंज विल नॉट कम ओवरनाइट। हमें प्रिएम्प्टिव आना पड़ेगा, प्रिएम्प्टिव अप्रोच के साथ चलेंगे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ये रिएक्शन करना छोड़ दें, आज से प्रिएम्प्टिवली सोचें और बच्चों के अंदर, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके अंदर ये अवेयरनेस डाली जाए कि आप इन चीज़ों को देखें कि जहाँ पे वो जाएं, जिधर वो मूव करें, तो देखें कि यहाँ पे क्या सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं, फायर सेफ्टी स्पेशल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इट वाज वेरी पॉजिटिव एंड इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।